हाँ देखो, हीट लिखते हैं ना, तो इसमें क्या है, एच और ईट, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या आता है, ईट, EAT, ठीक है, और एच। तो हम लोग जब खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, खाना, भोजन से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है ना। एनर्जी जो मिलता है वो किस रूप में मिलता है, हीट के रूप में मिलता है। हाँ मतलब ये उस सब में कार्बन होता है, प्लस ऑक्सीजन जाके मिलता है जो सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। और इस तरह से हमको क्या होता है कि जो ये ऊष्मा की मात्रा इसमें रिलीज होती है। ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ऊष्मा इससे उत्पन्न होती है, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि अच्छा चलो, जितना हम लिख रहे हैं उतना दिख रहा ना। देखो, हाँ, अच्छा, 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 ठीक है, CO2 के बाद नहीं दिख रहा। हाँ, मतलब जो है ना, स्क्रीन को रोटेट करके ये देखो तो दिखेगा, समझा ना। थोड़ा सा तुम्हारे यहाँ तब नेट का प्रॉब्लम है। अच्छा, है ना। अच्छा, चलो, मतलब किसी किसी, अच्छा, अब देखो, ध्यान देना। तो इस तरह से जो है, मतलब हीट हमें मिलती है, और वही हीट से हम लोग क्या करते हैं कि सारी प्रक्रिया चलते हैं, दौड़ते हैं, बोलते हैं, है ना, ऊर्जा मिलता है। और ये हम लोग का एक चीज बताओ, ऊर्जा का स्रोत क्या है, मेन मुख्य स्रोत। हेलो, सूर्य, हाँ, मतलब ऊर्जा हम मुख्य रूप से हमको सूर्य। हाँ, अभी जुट ही रहा लड़का लोग। तो मुख्य स्रोत जो है, अच्छा, एक चीज आते हैं मिटाने वाला ना, अभी बहुत जुट ही रहा है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो, ध्यान देना। तो हीट एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, और इसी ऊर्जा से केवल हम लोग ही नहीं, बल्कि उपकरण भी कारगर होता है ना। तो अब चलिए, तो हीट का
ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, ठीक है। हीट का ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन मतलब होता है सन हाँ, नहीं नहीं, संचरण। परिवर्तन अलग चीज है। परिवर्तन मतलब हीट से जो है वेव में, वेव से लाइट में, लाइट से, तो ये परिवर्तन हुआ। और संचरण हुआ हीट का जो है ना एक स्थान से दूसरे स्थान का गमन, दोनों में अंतर है, ठीक है। एक हुआ रूपांतरण, और एक हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान से चलना। रूपांतरण में जो है वह आदमी अपने रूप को बदल लेता है, बहुरूपिया कहलाता है। लेकिन अब वही आदमी जो है रूप नहीं बदल करके एक स्थान से अपने घर से कॉलेज चला जाता है, तो वो क्या हुआ? संचरण, है ना। तो चलने की विधियां क्या है? जैसे हम लोग ट्रांस हम ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं इसको, है ना। मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये भी कह सकते हैं, जैसे है क्या, अब कॉलेज से घर जाने के लिए, घर से कॉलेज जाने के लिए बहुत सा साधन है। साइकिलों से जा सकते हैं, है ना। पैदल भी जा सकते हैं, 11 नंबर की गाड़ी से अपनी है। इस तरह से क्या होता है कि संचरण, उष्मा का गमन कैसे होता है, ठीक है। तो अब है क्या कि देखिए, चालन, संवहन, विकिरण, आप लोगों को दे चुके हैं ये सब चीज, दिक्कत नहीं होगी। चालन, हाँ, कंडक्शन, ठीक है, मतलब चालन। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मतलब संवहन। और रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन मतलब विकिरण। तो चालन, संवहन, विकिरण, ठीक है। तो अब बारी बारी से देखेंगे। कंडक्शन में, तो कंडक्शन में क्या होता है कि ऊष्मा जब किसी माध्यम से गमन करती है, तो क्या होता है, माध्यम का ये कण अपने ही स्थान पर रहता है। और क्या होता है कि एक कण, यहां मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, कण अपने ही स्थान पर है। और ऊष्मा का संचरण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। जैसे है क्या कि लोहा के एक छोर को गर्म करते हैं तो दूसरी छोर तक ऊष्मा पहुंच जाती है, थोड़ा देर में देखते हैं कि हाथ जलने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से जो ऊष्मा का संचरण होता है, माध्यम का कण अपने ही स्थान पर रहे और ऊष्मा ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए, तो इस विधि को कहते हैं हम लोग कंडक्शन, है ना, चालन। अब है क्या कि देखिए, चालन में क्या चीज होता है। मान लिया कि ये गुड कंडक्टर है, समझे ना। इसका कुछ न कुछ अपना एरिया है, ये एरिया है। और इस एरिया में हम हीट दे रहे हैं, यहीं पर जो है सोर्स ऑफ हीट है, समझे ना। तब क्या होता है, और इसकी लंबाई एल है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई एल है। तो हम देखते हैं कि जब इसको गर्म करने लगते हैं, तो पहले ये जो है, मान ले रूम टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो सब जगह 30 डिग्री मेंटेन है। अब है क्या कि उष्मा का गमन करने लगता है, तो यहाँ 40 डिग्री हो गया, यहाँ पर जो है 39 डिग्री हो गया, यहाँ पर 37 डिग्री हो गया, फिर यहाँ पर 30 डिग्री हो गया। फिर थोड़ा देर में देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये 50 डिग्री हो गया, है ना। ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यहाँ पर जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यहाँ पर देखते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और यहाँ पर देखते हैं कि 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से ऊष्मा का संचरण होते चला जाता है, ठीक है। अब है क्या कि यहाँ देखते हैं कि ये ऊष्मा, टेम्परेचर सब जगह अलग अलग है, समझे ना। एक जैसा सब जगह नहीं है। एक जैसा सब जगह रहता तो क्या होता कि जैसे ये हम, मतलब ये आग में डालते इसको, तो तुरंत हमको जो है यहाँ पर जितना यहाँ
50 डिग्री था तो यहाँ तुरंत 50 डिग्री हो जाता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो उष्मा इसका मतलब कि गमन करती है समय के साथ, है ना। तो एक टर्म आया समय। अच्छा, अब है क्या, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जितना अधिक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ऊष्मा का गमन उतना अधिक होगा, मतलब उतना अधिक ऊष्मा इसमें प्रवेश कर सकती है। समझे ना। अब है क्या कि एक पॉइंट यहां लेते हैं, यहाँ का टेम्परेचर मान ले कि θ1 है, एक पॉइंट यहां लेते हैं, यहाँ का टेम्परेचर θ2 है। समझे ना। और इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी मान लिया कि x1 है, इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी मान लिया कि x2 है। तो अब यहाँ पर लेते हैं थीटा, ये θ2 माइनस θ1, तो ये हुआ टेम्परेचर का अंतर, डी थीटा हुआ टेम्परेचर का अंतर। लेकिन θ2 क्या है, ये कम है, तो कम में ज्यादा घटा है तो ये माइनस में चला आया। तो माइनस प्लस केवल डायरेक्शन को बतलाता और कुछ नहीं यहाँ पर। उसी तरह से x2 माइनस x1, तो ये क्या हुआ, डेल्टा x। समझे ना। तो अब ये डेल्टा डेल्टा x दूरी में ताप में परिवर्तन कितना है, डी थीटा। तो एक दूरी में ताप में परिवर्तन कितना हुआ, डी थीटा बटे डी एक्स, है ना। तो इसी को कहते हैं ताप प्रवणता। इसको क्या कहते हैं, ताप प्रवणता, ताप प्रवणता। अंग्रेजी में कहेंगे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट। समझे ना। देखिए, सब चीज लिखा हुआ आपके पास है, चलिए यहाँ समझने का कोशिश कीजिए। अगर हल्का फुल्का नेटवर्क के कारण किसी को नहीं भी दिखता है तो थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मतलब तीसरी आंख को जागृत रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पर ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। तो अब क्या क्या देखते हैं इस तरह से, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ताप प्रवणता, ये चला आया। अभी भी लोग जुट रहे हैं। ठीक है, तो हमें कितना आयाम मिला, एक आयाम मिला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, दूसरा चीज मिला डी थीटा बटे डी एक्स, ये ताप प्रवणता मिला। समझे ना। तो उष्मा प्रवाह की दर, उष्मा को अगर हम डी क्यू से डिनोट करें, अब प्रवाह की दर मतलब डी टी, तो ये उष्मा प्रवाह की दर। समझे ना। चालन विधि से उष्मा प्रवाह की दर ये हमको मिला। तो क्या होता है कि तीनों में एक रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है, डी क्यू बटे डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। दूसरी बात है डी थीटा के भी डी एक्स के भी प्रोपोर्शनल है। समझे ना। और ये प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं तो हमें क्या होता है, डी क्यू बटे डी टी बराबर एक कांस्टेंट। ठीक है, और एरिया और फिर डी थीटा बटे डी एक्स, ये आता है। ठीक है, तो ये के जो है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब यहाँ पदार्थ क्या क्या है हम लोगों के पास लोहा, तांबा, अल्युमिनियम, सिल्वर, सोना, चांदी, मतलब इस तरह से जो है ना ढेर सारा चीज है। तो ये गुड कंडक्टर है, यही पदार्थ है। और सबकी कंडक्टिविटी, सबकी ये अलग अलग होती है। समझे ना। तो यहाँ पर कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। आप कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे, ये रही बात। तो देखिए,
तो यहाँ पर डी क्यू बटे डी टी ये रेट हो गया, समझे ना। और यहाँ पर एरिया को 1 वर्ग मीटर कर देते हैं, और डी थीटा बटे डी टी को जो है वो क्या करते हैं कि 1 डिग्री प्रति, ये एक्स है यहाँ, प्रति मीटर ऐसे कर देते हैं, समझे ना। तो यहाँ पर सब एक हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में केवल के रह जाता है, ठीक है। तो केवल के आधार पर भी हम अब यहाँ से डिफिनीशन निकालेंगे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू गुड कंडक्टर when cross section area is 1 meter square and the temperature gradient maintained at 1 degree per meter, then the rate of flow is the coefficient of thermal conductivity of heat। तो हम लोग चालन में हम देख चुके हैं। अब चले आते हैं संवहन में, ठीक है। तो चालन का एक उदाहरण हम एक पिक्चर उसमें बना करके दिए थे। क्या पिक्चर बना के दिए हैं समझाने के लिए कि यहाँ पर मान लिया कि घर बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ईंटा का थाक है, और 1 मजदूरा, 2 मजदूरा, 3 4 5 इस तरह से मजदूरा है, ठीक है। ईंटा को उठाया, पहला ने दूसरा को दिया, दूसरा ने तीसरा को दिया, तीसरा ने चौथा को दिया, चौथा ने पांचवा को दिया, और इस तरह से यहाँ पहुंच गया ईंटा, जबकि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही स्थान पर खड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से माध्यम का कण जब अपने ही स्थान पर हो और ऊष्मा का संचरण हो, तो इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इसी को हम चालन विधि से ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हीट वाया कंडक्शन। अब आते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? संवहन। संवहन मतलब साथ साथ चलने वाला, ठीक है। अब साथ साथ चलने वाला में देखिए क्या होता है। क्या करते हैं कि हम एक पात्र लेते हैं, समझे ना, और इसमें पानी डाल देते हैं, पानी को बर्नर पर चढ़ा देते हैं। ट्रांसपेरेंट ये ग्लास बर्तन का बना रहेगा, तब हम उसका अवलोकन कर सकेंगे कि किस प्रकार से उसमें मतलब उबाल आता है। हालांकि पानी को अच्छी तरह से देखने के लिए उसमें थोड़ा सा रंग डाल देंगे, समझे ना, तो रंग डाल देंगे। अब देखते क्या है कि यहाँ से कण उठा और इस तरह से मतलब ऊष्मा लेके उठा और इस तरह से ऊपर जाने लगा, देखिएगा बुलबुला के रूप में, है ना, ऊपर जाना। अब फिर साइड से आता है इस तरह से, फिर यहीं पर चलाता है, साइड से फिर यहीं पर चलाता है। तो होता क्या है कि माध्यम के कण ऊष्मा को लेकर के, और जब स्रोत के स्थान से अन्यत्र की ओर जाता है और रास्ते में जो भी कण मिलता है वो उसको थोड़ा थोड़ा ऊष्मा देते चला जाता है, फिर ठंडा होकर के फिर वापस अपने उद्गम स्थान पर चला आता है। तो इस प्रकार से ऊष्मा कण के द्वारा साथ साथ चलने की क्रिया होती है, इसी को कहते हैं चालन। अभी देखिए दो गो तूफान लगातार आया है ना, ये क्यों उठता है जानते हैं? सब संवहन के कारण यहाँ पर हो रहा है। जहाँ पर क्या होता है कि सूरज का रोशनी दोनों जगह पड़ा, समुद्र में भी पड़ा और पृथ्वी भी में भी पड़ा। अब है क्या कि दोनों जगह पृथ्वी तुरंत गर्म हो जाती है और समुद्र का भाग जो है देरी से गर्म होता है, क्या कि पानी, वो बताएंगे नेक्स्ट स्टेप में कि कैसे क्या होता है। तो इस तरह से सब जगह टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, और टेम्परेचर
डिफरेंस आने के कारण क्या होता है, एक जहाँ की हवा की पट्टी जो है कमजोर हो जाती है और दूसरी जहाँ हवा की पट्टी मतलब सघन रहती है। और कमजोर पट्टी हवा इसलिए होती है कि उष्मा को लेकर के हवा ऊपर उठ जाती है और वहां पर खाली स्थान मतलब हल्का हवा दाब वाला स्थान दाब वहां घट जाता है। और तब क्या होता है कि चारों ओर से हवा वहां पर दौड़ने लगती है और इस प्रकार से मान लिया कि यहाँ पर पट्टी कमजोर हो गई है ना, तो इधर से हवा दौड़ा, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से तो दौड़ा, तो यहाँ पर एक इस तरह से घूर्णन गति उत्पन्न हो जाता है। अब बहुत तीव्र गति से वो घूमने लगता है, समझे ना। अगर हवा का रफ्तार 100 से ऊपर बढ़ जाए तो समझिए कि वो साइक्लोन का रूप ले लेता है। वही साइक्लोन का प्रभाव अभी हम लोग देखे कि हम लोग के यहाँ तो कम पड़ा, केवल वर्षा होकर के ही हम लोगों को छोड़ दिया, लेकिन उड़ीसा ये सब जगह पर थोड़ा असर झारखंड में भी पड़ा है ना, ये सब पर बहुत ही तबाही मचा दिया, समझे ना। तो यहाँ पर किसके कारण होता है, हम लोग संवहन के कारण होता है। ठीक है, अब चले आइए, तो संवहन में हम देखें कि मजदूरों की संख्या कम है और यहाँ ईंटा है और यहाँ जो है मकान बनना है, यहाँ बिल्डिंग बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या करता है कि मजदूरा क्या करता है कि यहाँ से ईंटा उठाता है अपने माथे पर और ले करके बढ़ जाता है ना। यहाँ पर ईंटा उठाया और ले करके जो है इसकी ओर बढ़ गया और यहाँ पर फिर ईंटा क्या किया कि ईंटा को रख दिया, समझे ना। फिर लौट करके आया, फिर यहाँ से ईंटा उठाया। तो इस तरह से क्या होता है कि ईंटा को लेकर के, ईंटा को समझिए कि हीट है और ये समझिए पार्टिकल है। तो क्या हुआ कि मजदूरा ईंटा को लेकर के गंतव्य स्थान तक पहुंचाया, फिर ईंटा को वहां पर उतार करके फिर वापस आया। इस तरह की क्रिया बार बार चलते रहती है। तो यही ठीक उसी तरह से माध्यम में भी होता है कि माध्यम का कण जो ठंडा है वह स्रोत के समीप जाता है और जो गर्म है वह स्रोत से दूर हो जाता है उष्मा लेकर के। और इस तरह से जो लिक्विड का भाग जो है या तरल पदार्थ जितने भी है वो तरल में गैस भी आता है और ये द्रव भी आता है। तो ये उष्मा का कौन विधि हो गया, तो उष्मा का कन्वेक्शन विधि हो गया। अब रेडिएशन में चलते हैं। तो रेडिएशन में क्या होता है कि देखिए, होता क्या है कि हमारे जो है यहाँ पर पृथ्वी है और सन की दूरी बहुत ज्यादा है, समझे ना। यहाँ पर सूर्य है। अब यहाँ पर इसमें कुछ पॉइंट बताएंगे, उसको ध्यान से मतलब सुनिएगा। अब वो पॉइंट क्या है सुनिए। यहाँ से मतलब उष्मा जो निकलती है वह निकलती है इन्फ्रा, याद रखिए इन्फ्रा रेड के रूप में, समझे ना। ये इन्फ्रा रेड किरण के रूप में निकलती है और रास्ता में कोई नहीं है तो वो छोड़ देती है। और जब रास्ता में कोई भी पार्टिकल हो जाता है तो उससे टकरा के उसको गर्म करती है। तो वो सीधे रास्ता में कुछ नहीं तो सीधे पृथ्वी के सतह पर आई गर्म की, समझे ना। अब क्या हुआ कि जितना अधिक पार्टिकल रहेगा उतना अवशोषण अधिक होगा उष्मा का, वो उतना अधिक गर्म होगा, समझे ना। अब है क्या, मान ले कि यहाँ पहाड़ है तो नीचे का भाग का एरिया अधिक है, ऊपर के भाग का एरिया कम है, समझे ना। तो ये उष्मा का शोषण कम करेगा और ये उष्मा का शोषण नीचे ज्यादा करेगा। और यही कारण है कि हम जब हिल एरिया में जाते हैं, पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो वहाँ ठंडा पड़ता क्या है कि यहाँ का उष्मा का शोषण कम हुआ और नीचे जो है उष्मा का शोषण ज्यादा हुआ तो यहाँ ज्यादा गर्मी है। तो जैसे हिल स्टेशन दार्जिलिंग गए है ना, या ऊटी गए या शिमला गए, समझे। तो ये हिल स्टेशन जाते हैं तो वहाँ ठंडा क्यों लगता है, तो यही कारण लगता है, समझे ना। तो यहाँ पर क्या है, उष्मा किस रूप में गर्म पदार्थ से उष्मा किस रूप में निकलती है, तो उष्मा निकलती है इन्फ्रा रेड, समझे ना। इन्फ्रारेड किरण ही
रिस्पॉन्सिबल होता है उष्मा गमन करने का। अब है क्या कि देखिए, आप ये कार है, कार का शीशा बंद कर दीजिए, समझे ना, ये कार है, कार कार का शीशा जो है बंद कर दीजिए और धूप में छोड़ दीजिए, तो क्या क्या होता है कि अंदर में कार बहुत गर्म हो जाता है। बता सकते हैं कि क्यों अंदर में बहुत, मतलब बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा अंदर का टेम्परेचर हो जाता है, क्यों होता है बोलिए तो? वही, हाँ, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हम एक चीज बताने जा रहे हैं कि हॉटर द बॉडी शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, समझे ना? हॉटर हॉटर द बॉडी, ठीक है, शॉर्टर द वेवलेंथ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड। हाँ, हाँ, वैसा अंदर, हाँ, बोलो बोलो। दो कारण है, किसी किसी कार में जो है एयर टाइट होता है, ठीक है, एयर टाइट हुआ, अब क्या हुआ, अंदर में हवा फंसी हुई है और गर्म हुई वो, तो हवा क्या होती है, फैलती है, तो फैलती है तो कहती है कि हमको बाहर निकलने दो, और नहीं बाहर निकलने दोगे तो हम तुम्हारे सीने को तोड़ देंगे ना। तो भाई शीशा सामने आता है, उसी को तोड़ देता है, समझे ना? अब देखिए, ये टर्म को आप याद रखिएगा। ऐसे क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड अगर हो जाएगा तो हम आप लोगों को दे देंगे, तो स्क्रीन शॉट रखिएगा, नहीं उतारिएगा काम चलेगा। हॉटर द बॉडी शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड। अब इसको समझिए, इस छोटी सी बात को समझिए, मने मने एक दो मरतबा इसको बोल लीजिए तो, हॉटर द बॉडी शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड। अब इसका तात्पर्य क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, जो वस्तु जितना गर्म होती है वो गर्मी जो छोड़ती है इंफ्रारेड के रूप में, मान लिया कि सन, ठीक है, सन से आने वाले किरण, उसका वेवलेंथ इस तरह से है। सन के बाहरी सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, ये शॉर्टर वेवलेंथ। अब है क्या, वो पृथ्वी के सतह पर पड़ी, तो पृथ्वी का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 50 डिग्री सेंटीग्रेड में तो सब सब आदमी मरना शुरू कर देगा। हाँ, 50 नहीं होता, ये रेगिस्तान में हालांकि हो जाता है, समझा ना, सहारा मरुभूमि सब में हो जाता है। तो 40, अब 6000 की तुलना में 40, तो इससे, तो ये गर्मी, पृथ्वी अपना गर्म, तो ये क्या करती है, अपना इंफ्रारेड छोड़ती थी, इसका इंफ्रारेड जो है बहुत ज्यादा वेवलेंथ का होता है ना। हॉटर द बॉडी शॉर्टर द वेवलेंथ, इसका उल्टा कर दीजिएगा तो, है ना, मतलब कूलर द बॉडी या लेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी इमिट्स लार्ज वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, समझे ना? तो पृथ्वी जो है बहुत बड़ी तरंगदैर्ध्य वाली इंफ्रारेड छोड़ती है। यही चीज कार में भी होता है, समझे ना, कार के अंदर यही चीज होता है कि ये जो है छोटा वेवलेंथ है, तो छोटा छोटा बच्चा देखिएगा तुरंत चंचल होता है ना, वो तुरंत खटिया के नीचे या पलंग के नीचे या घुस जाएगा, क्योंकि छोटा साइज में है, आप घुस पाइएगा जल्दी, जितना तेजी से वो
इधर से घुस के उधर निकल जाता है न ना, क्या कि आपका शरीर बड़ा है। तो छोटा वेवलेंथ वाला क्या होता है कि कहीं भी घुस जाता है। कार खड़ी है तो उसका शीशा से घुस गया, लेकिन कार के अंदर का टेम्परेचर तो ज़्यादा है ना, तो वो जो है बड़ा वेवलेंथ वाला कार के अंदर से निकलना चाहता है वेवलेंथ। तो चूंकि बड़ा वेवलेंथ है तो वो निकल नहीं पाता है। तो क्या होता है, इस तरह से शॉर्टर वेवलेंथ तो उसमें घुसते चला जाता है, घुसते चला जाता है, और इस तरह से ट्रैपिंग ऑफ इंफ्रारेड होता है। समझे ना, टेक्निकल भाषा में देखिए, कार गर्म करने का विधि बता रहे हैं। मतलब ट्रैपिंग ऑफ इंफ्रारेड इनसाइड द कार, इनसाइड द रूम, जो रूम मतलब कांच से घिरा हुआ है, ठीक है, चेम्बर, समझे ना। और इस तरह से क्या होता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ऐसे आप लोग जो है ना सोलर कुकर भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सोलर कुकर? देखिए, ये क्या, ये मतलब एक अचालक पदार्थ का बॉक्स है, समझे ना, ये अचालक पदार्थ का बॉक्स है। अब क्या कीजिएगा, तो इसमें ढक्कन भी है, तो ढक्कन में एक काम कीजिए, यहाँ पर आईना लगा दीजिए, आईना, ठीक है। अब सन रे जो है आएगा, वो ऐसे भी आएगा, डायरेक्ट भी आएगा, समझे ना। और इसको ढक दीजिए कांच की पट्टी से, समझे। तो वो क्या होगा, अंदर में सब जगह से जो हीट आ रहा है वो क्या हो रहा है कि चेम्बर को गर्म कर रहा है, और अंदर से हीट बाहर नहीं निकल रहा है, समझे ना। तो ये चेम्बर अच्छा। और एक चीज का, हाँ बोलो, कुछ बोलना है? नहीं फूटेगा, क्योंकि उसमें जो है ना सुराख होता है ना, वो हवा निकल जाएगी, समझा। और आईना नहीं फूटेगा, आईना केवल गर्म होता है ना, चूंकि धीरे धीरे गर्म होता है। आ कांच को जगह धीरे धीरे गर्म कीजिएगा या धीरे धीरे ठंडा कीजिएगा ना, तो वो नहीं फूटेगा। आ कांच को एकाएक गर्म कर दीजिएगा, समझे ना, और एकाएक ठंडा कीजिएगा, समझे, तब फूटने की संभावना रहती है, ठीक है। अच्छा, मोटा कांच जल्दी क्रैक करता है, अब पतला कांच जो है ना, वो तेजी से, मतलब ये, चूंकि वो पतला है तो उतना एक्सपांसन नहीं होता है, इसलिए फूटने की संभावना कम रहती है, अब मोटा फूटने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो इस तरह से आप सोलर कुकर भी बना सकते हैं, और नहीं तो पूरे का पूरे रिफ्लेक्टर ऐसे भी बना सकते हैं। पूरे पूरे का पूरे जो है, मतलब इसमें आईना साट दीजिए, और इसका जो फोकल सेंटर होगा वहाँ पर आप कुछ रखिए, तो सारा किरण टकराएगी और एक बिंदु पर जमा हो जाएगी, और यहाँ गर्म करेगी। ऐसे भी बना सकते हैं सोलर कुकर, समझे ना। अब चलिए, तो रेडिएशन में क्या होता है कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश जो है वह किस रूप में निकलती है, तो वह इंफ्रारेड के रूप में निकलती है। और ये इंफ्रारेड चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट, समझे ना, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, बीच में कोई माध्यम आया तो माध्यम के कण से टकरा के उसको गर्म किया, लेकिन दो चीज जो है, कंडक्शन और कन्वेक्शन को माध्यम की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें, उष्मा का गमन तीन प्रकार से होता है। अब चलिए आते हैं हीट और टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर क्या चीज है, बता सकते हैं? हाँ, हीट तो है, मतलब क्या है, एनर्जी है ना, ठीक है। और टेम्परेचर क्या है, वो इस एनर्जी का, हाँ बोलो बोलो। तो हीट का भी तो मापन होता है, वो कैलोरी, कैलोरी में हम मापते हैं, कैलोरी या जूल में भी मापते हैं, है ना। इसका भी मापन होता है, लेकिन ये मापन नहीं है, ये है लेवल है, समझे ना, इसका लेवल है।
अब लेवल लेवल और हीट में हम इसको समझाने के लिए हम एक उपाय लगाते हैं कि कैसे समझावें इसको। देखिए, अब हम एक पात्र ये लिए, समझे ना, और एक पात्र हम ये लिए, दो पात्र लिए। अब क्या किए, दोनों में समान मात्रा समान लेते हैं, पानी भर लिए। मान लिया 2 लीटर, 2 लीटर पानी लिए और इसमें भरे, ठीक है। तो देखिए, पहले भरते हैं, ठीक है। और जो गलती होगा ना उसको आप सुधारिएगा। हम भर दिए पानी, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, क्या दोनों में समान लेवल का पानी होगा? दूसरा में दूसरा में जो है, दू, दूसरा में यहीं तक पानी रहेगा। अब पहला में पानी यहाँ तक चला जाएगा न, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये पानी का लेवल हुआ, ये पानी का लेवल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर पानी का अमाउंट सेम है, लेकिन पानी का लेवल जो है अलग अलग पात्र में अलग अलग होता है, समझे ना। वो उसकी धारिता पर निर्भर करता है, धारण करने की क्षमता पर निर्भर। इसकी जो है बेस ज्यादा है तो ये ज्यादा पानी लेगा और शो कम करेगा न। हम इसको ह्यूमन बीइंग में समझाते हैं ऐसे। अब एक ठो अंबानी को लेते हैं और एक ठो जो है सड़क छाप आदमी को लेते हैं, ठीक है। और दोनों को समान मात्रा में, समान मतलब करेंसी देते हैं। कहते हैं कि ठीक है, लो 1,000 रुपया। तो अंबानी क्या कहेगा, उसका लेवल तो बहुत हाई है न। कहेगा एक काम करो, हम ही तुमको 10,000 दे देते हैं न। वो 1,000 से खुश नहीं न होगा। लेकिन जो सड़क छाप आदमी है, हाँ, जो सड़क छाप आदमी है, वो 1,000 पा करके मतलब उसका लेवल देखो, मतलब वो खुशी का लेवल है ना, उसका बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो लेवल यहाँ पर, ठीक है। अब है क्या कि देखो, हम दूसरा उदाहरण उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब ये पात्र है और एक पात्र ये है, ठीक है। इसमें 1 लीटर पानी भर दिया और इसमें 10 लीटर पानी है। इसका लेवल ज्यादा है और इसका पानी का लेवल कम है। लेकिन ये 10 लीटर है, ये 1 लीटर है, ठीक है। हाँ, अब दोनों दोनों को जो है पाइप से जोड़ दिया तो पानी किधर जाएगा, 1 से 2 में जाएगा कि 2 से 1 में जाएगा? 1 से 2 में। सही बात बोला, ताकि इसका लेवल ज्यादा है ना। हम तालाब के किनारे, हाँ, ये नहीं नहीं नहीं, जैसे हम ये बताए कि देखो, लेवल ही बतलाता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर न, लेवल बतलाए। अब एक काम करो, अब जो है ना, हीट को यहाँ पर पानी जैसा मान लो, ठीक है। और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर वो क्या मानो, लेवल मानो, ठीक है। स्तर, पानी का स्तर, तो पानी का स्तर हमेशा ऊंचा स्तर से नीचा स्तर की ओर भागती है ना, ठीक है। तो यहां पर, तो द टेम्परेचर को अब डिफिनीशन दे रहे हैं, द लेवल ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर का क्या
हाँ, हम लिख देते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, नहीं तो हम भेजेंगे। ठीक है। द, सुनिएगा ध्यान से, आप मने मन बोलते भी जाइए। द लेवल ऑफ हॉटनेस, हॉटनेस, ठीक है, और कोल्डनेस इज द टेम्परेचर, उसी को टेम्परेचर कहते हैं। कोई पूछ देगा व्हाट इज टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज नथिंग बट द लेवल ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज द टेम्परेचर। ठीक है। अब चले आइए। ठीक है। अब देखिए, ये टेम्परेचर को, अब जहां एक वस्तु ये है, छोटी वस्तु है, एक वस्तु ये है, हाँ, एक वस्तु ये है, एक इसके पास जो है ना 2 कैलोरी है इसके पास, और इसके पास जो है 20 कैलोरी है, समझे ना। अब है क्या, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप दोनों को एक दूसरे के संपर्क में करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर, तो किधर से किधर उष्मा का प्रवाह होगा। स्वाभाविक है 1 से 2 में, क्या कहते, इसमें इसमें मात्रा नहीं देखते हैं उष्मा के, उष्मा का लेवल देखते हैं ना, उष्मा का लेवल देखते हैं। हाँ। जे- अच्छा, अब बताओ, जैसे वहां पर पानी वाला उदाहरण लिए थे कि ये जो है, एक पात्र दूसरे पात्र को जो है जोड़ दिए थे, है ना। अब इसका लेवल यहाँ है, ठीक है, और इसका लेवल यहाँ है। तो जब पानी का प्रवाह जो है हम जान गए कि हाई लेवल से लो लेवल में जाएगा, तो पानी का प्रवाह का डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये जान गए। अब बताइए, पानी मतलब 1 से 2 में कब तक जाते रहेगा। क्या दोनों का उष्मा, दो चीज आता है, दोनों का उष्मा बराबर होगा कि दोनों का लेवल बराबर होगा। उष्मा मतलब यहाँ पर पानी की ले, हाँ, दोनों का लेवल बराबर होगा, है ना। हाँ, ठीक। अब देखिए, अब अब देखिए, यहाँ पर एक वस्तु है ना, तो उसमें 2 कैलोरी था, टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पर जो है कितना लिए थे भूल गए, अच्छा 10 कैलोरी लिए होंगे, ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री जो लिए हैं। तो अब क्या करते हैं कि दोनों को संपर्क स्थापित करते हैं, तो उष्मा का प्रवाह जो है 1 से 2 में होते रहेगा। कब तक उष्मा का प्रवाह 1 से 2 में होगा। दोनों का लेवल, यहाँ लेवल क्या है, टेम्परेचर, तो दोनों का टेम्परेचर जो है सामान्य हो जाए, मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर गिरेगा, और इसका टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा, बढ़ेगा ना। दोनों का, इसका गिर करके मान लीजिए एक्स एक्स डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और इसका बढ़ करके x डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर समान हो जाएगा ना। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब किसी वस्तु को हम उष्मा देते हैं, समझे ना, उसका टेम्परेचर मान लिया कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पहले था, अब उसका टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, समझे ना। तो कितना हुआ, 40 - 30 बराबर कितना हुआ, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो है ना। हाँ, तो देखिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम
इतना उष्मा दिए, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हम कितना उष्मा देंगे? तो dq/10, है ना। अच्छा, अब इसको लेते हैं ऐसे, इसको कहते हैं θ1 और इसको कहते हैं θ2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 40 माइनस मतलब θ2 माइनस θ1, और ये 10 के जगह पर डी थीटा लिख दें ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए लिखने में क्या होता है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ थीटा है, एक ही जैसा लगता है, तो सबसे अच्छा कर दीजिए, यहाँ पर T1 T2 कर दीजिए, है ना। T1 T2 कर दीजिए, जो कीजिए, थीटा थीटा भी रहने दे सकते हैं, किसी किसी लड़के को जो है क्यू और थीटा में कभी कभी कंफ्यूजन होने लगता है याद रखने में। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या कर दीजिए, यहाँ डी टी कर दीजिए ना, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना उष्मा की मात्रा को दिया जाता है, ठीक है, वही कहलाता है उष्मा धारिता। अंग्रेजी में सुनिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change the temperature of a body by 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्या बोले, द अमाउंट, हाँ बोलते जाइए, अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। रेज, अच्छा, रेज की जगह पर चेंज कर दीजिए, ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं, दोनों सही है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या है, ये उष्मा धारिता है, तो उष्मा धारिता के फॉर्मूला क्या बन गया, सी कैपेसिटी ऑफ हीट इजकल टू सी इजकल टू डी क्यू बटे डी टी। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब चले आते हैं इसमें विशेषता खोजते हैं, तो विशिष्ट उष्मा धारिता बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम पदार्थ कितना है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो ये नहीं जानते हैं। अगर हम कह दें कि किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, है ना, उष्मा की मात्रा जो होती है, मतलब 1 किलोग्राम पिंड की मात्रा का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो उष्मा आता है, उसी उष्मा को कहते हैं विशिष्ट उष्मा धारिता। अंग्रेजी में सुनिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ऑफ, यहां पर है ना ब्रेक डालेंगे, ऑफ 1 kg बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज स्पेसिफिक कैपेसिटी। मतलब यहीं पर थोड़ा सा बॉडी ऑफ मास 1 kg, मास 1 kg, ठीक है, उसी को कहते हैं स्पेसिफिक, इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी कैपेसिटर अलग है, वो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, जैसे अभी सिविल वाला और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पढ़ रहा है ना। आ वो जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में घुस जा गया है, हम हैं हीट में, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। ये कैपेस ये उसमें भी कैपेसिटी आता है, सब जगह कैपेसिटी है ना। पानी वाला भी कैपेसिटी अलग है,
नहीं कहते हो, टंकी लगाते हो तो कहते हो कि है ना, 1000 लीटर वाला टंकी दीजिए, उसकी कैपेसिटी 1000 हो गया। ठीक है। तो सब पानी धारण की क्षमता है वो, ये उष्मा धारण की क्षमता है। ठीक है। और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो विद्युत धारण की क्षमता हो जाएगा। तीनों तीन चीजें है, समझा ना। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है। और साइंस में कंफ्यूजन का मतलब जानते हो? जैसे मान लिया गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी में क्या होता है? एक ब्रेक होता है, एक जो है क्लच होता है। तो चार चकवा में क्या होता है जानते हो? क्लच और ब्रेक आसे पास रहता है, और एक होता है गियर जो बायां हाथ से बदलते हैं, और दोनों हाथ से स्टेयरिंग थामते हैं। अब कंफ्यूजन हो जाए, सामने आदमी आ गया, कंफ्यूजन हो जाए कि कौन मेरा एक्सीलेटर है और कौन ब्रेक है, समझे ना। अब गलती से दबा गया एक्सीलेटर, तक क्या होगा? कंफ्यूजन के कारण धक्का मार दोगे। हाँ, तो साइंस साइंस में वही चीज होता है। कंफ्यूजन जहाँ होगा ना, बस फ्यूजन शुरू हो जाएगा। इसीलिए कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए। ठीक, तो यहाँ चलते हैं। देखिए, तो यहाँ अब है क्या? वहां dq/dt था, मात्रा को नहीं कुछ किए थे, समझे ना। अब मात्रा को देखिए, टेम्परेचर को एकांक बनाए थे, नीचे भागा दे दिया। मात्रा को भी एकांक बना रहे हैं तो नीचे से भागा दे देंगे, समझे ना। तो ये हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, समझे ना। ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब थोड़ा सा मास एकांक कर दिए थे, मतलब ये इस फार्मूला को याद रखिएगा। अब देखिए, यहां पर dq का मान निकालेंगे, तो dq बराबर एस एम डी टी। ठीक है। अच्छा, इसको dt को थोड़ा सा t लिख देते हैं, तो देखिए ये क्या लिखाता है बोलचाल की भाषा में? एस एम टी कहीं लिखते हैं हम लोग? हाँ, श्रीमती जी न। ठीक है। तो श्रीमती जी जो है वो मतलब ज्यादा गर्म दिमाग का होता है, ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा न। हम भी घर में हमेशा डांट सुनते रहते हैं, क्या करेंगे न। हाँ, तो चलो, अच्छी बात है क्योंकि बेचारे हम लोग से ज्यादा काम करती है, तो है ना। अरे, तो ज्यादा काम करने वाला, ज्यादा काम करने वाला, तो एक चीज जानते हो, कहता है दुधारू गाय का जो है लथाड़ी भी सही। तो हाँ, तो श्रीमती जी का जो है, हाँ, तो इसीलिए, क्योंकि एक चीज जानते हो, वास्तव में औरत बहुत महान होती है, समझा ना। इसीलिए अब जो कहे मान लेना चाहिए, तो देखोगे एकदम बहुत अच्छा रहेगा, समझा ना। हाँ, तो नहीं, चूंकि कारण है कि वो लोग जो है ना, ऐसे भी देखो, तुम लोग लड़का हो, तो लड़का क्या, मतलब पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देते हो। ठीक है। और लड़की लोग जो है घर का भी काम करती है, पढ़ती भी है, समझे ना। और देखते हैं उन लोग का रिजल्ट भी बढ़िया रहता है। अच्छा, वो देखते हैं ये भी कि रिस्पॉन्स भी उन लोग का बहुत अच्छा रहता है, समझा ना। तो इस प्रकार से क्या, तो जो खटेगा ज्यादा, तो उसका बात सुनने न पड़ेगा। चलो, तो याद हो गया ये वाला चीज, मतलब उष्मा बराबर ऐसे में टेन है। ठीक है। चलो, मतलब ये बात केवल इसीलिए बोले कि तुम लोग को याद हो जाए, है ना। मेरा काम यही है कि किसी भी तरह से तुम्हारे माइंड में बात को सेट करना। चलो, तो याद भूलोगे नहीं ना? ठीक है। भूलोगे तो अपना पछताना, मार खाना घर में बाद में। ठीक है।
अब ध्यान देना। तो देखो, ये फार्मूला निकल गया, ठीक है। अब रिकॉर्ड सुनो। पानी का, अच्छा यूनिट तो बतेबे न किए। एस का यूनिट क्या हो जाएगा? डी क्यू बटे एम डी टी। बोलो तो। इसको कह देंगे जूल, इसको कह देंगे केजी, है ना। इसको कह देंगे डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। हो गया ना एमकेएस सिस्टम में। तो देखो, अब एमकेएस सिस्टम में चलते हैं। पानी का 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उष्माधारिता क्या होता है? उष्माधारिता। समझा? ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ध्यान देना। तांबा का होता है 420 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये गुड कंडक्टर है, उष्मा को रखने के लिए नहीं जानता है, वो इन्हें से लेगा उन्हें फेंक देगा। समझा ना? देखो 10 गुना कम है, लोहा का थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो तांबा से कम गुड कंडक्टर होता है। समझा? 470 के आसपास। तो देखो, इसमें हम कुछ बात बताने जा रहे हैं, उस पर ध्यान देना। ये मान लिया कि समुद्र है और ये पठार भाग है, मतलब लैंड लैंड पोर्शन है, ये सी है। चलो इसको पहले मिटाते हैं। ये समुद्र का भाग है, इसमें पानी लबालब भरा हुआ है, सी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? लैंड है। समझन? अब क्या होता है? सूर्य समान रूप से सबको किरण देता है, चाहे पठारी मतलब ये भाग हो, चाहे समुद्र भाग हो, समान रूप से देता है। अब अब है क्या कि समुद्री भाग जो है वह उष्मा ज्यादा लेगा। काहे लेगा? पानी है वहां, 10 गुना ज्यादा उष्मा लेगा तो थोड़ा सा गर्म होगा। और ये जो है 10 गुना कम उष्मा लेगा तो जल्दी गर्म होता। तो होता क्या, यहाँ अभी उष्मा ले ही रहा है, गर्मी गर्मी मान लिया कि यहाँ पर थोड़ा देर के लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ का टेम्परेचर 40 हो गया, है ना। अब क्या होगा कि यहाँ हवा का दबाव कम है और यहाँ हवा का दबाव ज्यादा है, टेम्परेचर कम है तो हवा का, तो अब इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है, मतलब ठंडी से गर्म की ओर संवहन के द्वारा उष्मा का गमन होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सी ब्रिज, सी, है ना। और वो ये ब्रिज होता है, मतलब जो हवा चलती है, ठंडी हवा। समझे ना? तो तब क्या रहता है कि ज्यादा गर्मी नहीं होने देता है। हाँ, अब समुद्र से हवा आ रही है तो हवा पानी से टकराएगी तो पनिया को भी बोलेगा कि चलो साथ साथ, न। तो हवा में मॉइस्चर ज्यादा होता है समुद्र किनारे। समझा ना? अब मॉइस्चर, हाँ, तो मॉइस्चर ज्यादा हो तो ये टेम्परेचर नहीं बढ़ने दिया। टेम्परेचर जो है मतलब कम में लेकिन मॉइस्चर ज्यादा रहने से क्या होता है? पसीना नहीं सूखता है। समझा ना? तो अब पसीना नहीं सूखता है ना, तो व्याकुल लगता है। जैसे पसीना आता है तो कहते, हम लोग कहते हैं कि आप पसीना पहुंचने लगते हैं, क्या पहुंचने के, हटो तुम, न। तो वहां पर क्या, हाँ, तो वहां पर पसीना कितनों पहुंचोगे पसीना सूखेगा नहीं, क्या कि मॉइस्चर ज्यादा है। जब वायुमंडल, जैसे मॉइस्चर, हाँ, नमी, नमी मतलब होता है हवा में
पानी की उपस्थिति, समझा, भाप के रूप में। कूलर चलाते हो, कूलर चलाओगे तो कूलर में क्या डालते हैं? पानी डालते हैं ना। वो पानी क्या पानिया क्या होता है बोलो तो? भाप बन करके हवा के साथ उड़ते जाता है ना। हाँ, अच्छा हाँ। तो वो अलग चीज है, वो अलग चीज है उसको। तो यहाँ पर जो है ना, बताएंगे उसको भी। तो ये है ना, ओवरलिप कर जाता है वो चीज माइंड में। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बताएंगे। तो यहाँ पर सी ब्रिज हुआ, तो दिन में क्या होता है, सी ब्रिज चलता है। और रात्रि में क्या होता है जानते हो? अब जो जितना जल्दी गर्म हुआ था, समझे ना, वो उतना उतना काय- हाँ, उतना जल्दी ठंडा हो जाता है न। क्या कि उसका कैपेसिटी क्या है, 420 है, ज्यादा मतलब नहीं। इसका क्या है, 4200 है। ठीक है, तो ये तुरंत ठंडा हो गया। और समुद्र जो है रात को गर्म हो गया, मतलब धीरे धीरे गर्म हो रहा था, पानी धीरे धीरे गर्म हुआ। अब धीरे धीरे ठंडा होने के कारण क्या हुआ कि रात भर अपना टेम्परेचर ये मेंटेन रखा। ये चला आया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर क्या हुआ, ये जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होता है रात्रि में, उल्टा होता है। मतलब लैंड के तरफ से हवा चलती है समुद्र की ओर, तो इसको कहते हैं लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज। इसीलिए समुद्र के किनारे जो भी शहर है, अगर वहां जाओगे ना, तो ना तो ज्यादा गर्मी पड़ेगा और ना तो ज्यादा ठंडा पड़ेगा। समझे ना, जैसे चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, मुंबई चले जाओ, मैसूर चले जाओ, तो ये सब चेन्नई, चेन्नई चले जाओ, तो ये सब जगह में देखोगे, है ना, यहाँ जब कड़ाके की गर्मी पड़ता है ना, तब भी वहां कहता कि पंखा चला के सो रहे हैं। सोचो। और यहाँ पर एकदम कड़ाके का ये, सॉरी, कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तब भी वहां पंखा चला के सोता है। और कड़ाके की गर्मी भी पड़ेगी, तो वहां पर जो है ना, मतलब वहां समशीतोष्ण वातावरण बना रहता है। समझा ना। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को भी समझ गया, समझा ना। ठीक है। अब है क्या, एक्सपेंशन, हम देखेंगे। एक्सपेंशन, जब हम गर्मी देते हैं किसी चीज को, तो फैलने लगता है। फैलता क्यों है जानते हो? जैसे सामान्य टेम्परेचर पर, सामान्य टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पर अणुओं की एक निश्चित दूरी होती है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कायम होता है, एक निश्चित दूरी होती है। और जब हम गर्मी को बढ़ाते हैं, तो इसके बीच की दूरी बढ़ने लगती है। और तब इसका शेप कैसा हो जाता है, मतलब इस तरह से, है ना, एक दूसरे से दूरी दूरी पर चला आता है। तो हम क्या देखते हैं कि पहले इतना, उतने अणु इतना में था, अब उतने अणु जो है इतना में चला है, थोड़ा सा बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ाने पर। समझे। तो यही थर्मल एक्सपेंशन है। अब देखो यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन तीन तरह का होता है। हम अगर तार है उसको गर्मी देते हैं, तो तार की लंबाई बढ़ गया। अगर एरिया है उसको गर्मी दिए, तो एरिया मतलब क्षेत्रफल थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है। अगर थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है, तो क्या होता है कि उसको गर्मी दिए, तो वॉल्यूम में वृद्धि हो गई, है ना, इस तरह से। अब चले आओ, लीनियर में चलते हैं। देखो,
मान लिया कि एल लंबाई का L1 बराबर एल लंबाई का तार है। पहले टेम्परेचर जो है T1 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसका टेम्परेचर कर दिए T2 डिग्री सेंटीग्रेड, लंबाई हो गया L2। तो यहां पर लंबाई में वृद्धि L2 माइनस L1 और टेम्परेचर में वृद्धि T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये डेल्टा T हो गया और ये डेल्टा L, ठीक है। तो अब देखो यहां पर लिखते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे कि L लंबाई की वस्तु है, टेम्परेचर हम दिए डेल्टा T, तो उसके लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हुई, ठीक है। अब एक लंबाई की वस्तु रहती और उसका टेम्परेचर इतना से बढ़ाते तो ये कितना बढ़ता, डेल्टा एल बटे एल प्रति, मतलब एल लंबाई में इतना बढ़ा तो एक लंबाई में इतना बढ़ेगा। अब चलो, एक लंबाई है और टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाए तो कितना बढ़ा, तो ये डेल्टा टी नीचे चला आएगा। इसको कहते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं रैखिक प्रसार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। इसका नाम क्या है, रैखिक, है ना, रैखिक। देखो हर सही होगा कि दीर्घायी होगा, हमको कंफ्यूजन हो गया, दीर्घायी होना चाहिए। रैखिक प्रसार गुणांक, ठीक है। इसी को कहते हैं अंग्रेजी में कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। उसी तरह से क्षेत्रफल में लेते हैं, तो क्षेत्रफल में लेते तो क्या हो जाता है, यहीं से समझो। क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में लेते तो डेल्टा एस हो जाता, ये डेल्टा टी हो जाता और ये डेल्टा ये एस हो जाता, डेल्टा नहीं। तो इसको कहेंगे क्षेत्र प्रसार गुणांक, बीटा से डिनोट करते हैं। और जब वॉल्यूम में लेते हैं एकदम सेम चेहरा, वॉल्यूम में लेते हैं तो डेल्टा भी बटे डेल्टा टी इंटू भी, तो इसको लिखते हैं गामा से और इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, आयतन प्रसार गुणांक। चलो बहुत अच्छी बात। अब इसका रूप को बदलते हैं, रूप को बदलते हैं। देखो अल्फा बराबर डेल्टा एल, डेल्टा टी इंटू एल, ये हो जाएगा। चलो अब अल्फा डेल्टा टी एल, ये कितना था L2 माइनस L1, इसको इधर कर दो तो L2 बराबर कितना हो जाएगा, L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी एल, L1 को हम L माने थे, ठीक है। ये L होता तो यहाँ अल्फा डेल्टा टी एल, तो ये L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी L2 बराबर, है ना, ये L2 बराबर
इस फार्मूला को याद रखना उसी तरह से। तो यहाँ पर एक चीज और कर देते हैं, या शुरू में L1 के जगह पर L लिए थे, ठीक है, तो इसको L1 भी लिख सकते हो। अब है क्या कि L1 के जगह पर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता तो L0 लिखते, और डेल्टा टी जो है, मतलब यहाँ क्या लिखते कि T-0 मतलब टी, है ना, इस तरह से दे देते। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाता, टू के जगह पर टू के जगह पर एल टी लिख देते, मतलब किसी भी टेम्परेचर पर एल टी, किसी भी टेम्परेचर पर। तो एल टी बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से उठाते हैं तो 1 + α T ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको लिखो, इसको याद करो। एक काम करना, यही याद करना। सरफेस में लेते हैं एस टी बराबर S01 + β T, और वॉल्यूम में लेते हैं वी टी बराबर, एकदम सेम चेहरा है, V01 + γ T। एक को याद रखो तो तीनों याद हो जाएगा, समझा ना। अच्छा ठीक है सर, अब स्टॉप करते हैं, ठीक है। चलिए बता देते हैं इसमें रिलेशन, α/1, β/2 और γ/3। ठीक ठीक। अब हम जो है इसको ऑफ करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।